हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। जैसा कि स्लाइड्स में आपको शो हो रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 में बेसिक शिक्षा में किए गए हैं बड़े बदलाव। जाने वे बदलाव क्या हैं। नई शिक्षा नीति की अगर हम लोग बात करें तो देश दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है नई शिक्षा नीति। अब बेसिक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आगे की जो स्लाइड्स होंगी उसमें हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि हम बेसिक शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, ये जो इमेज है ये बहुत कुछ अपने आप में बयान कर रही है। ये जो नई शिक्षा नीति है वो हमारी किस पर आधारित है। आप देख रहे होंगे जो है ये हम नई शिक्षा नीति में खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे, यानी कि जो हमारी प्री एजुकेशन है उसको हम बच्चों खेल खेल में सिखाएंगे। उसके बाद तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। तो क्या है पूरी नई शिक्षा नीति और क्या है बेसिक और उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए वो क्या क्या है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पूरा विस्तार पूर्वक आपको ये चीज समझाने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। मतलब हमारी जो शिक्षा है उसमें बदलाव की जरूरत थी, तो ये बदलाव यही सब देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं और जब भी हम अच्छा प्रगतिशील और गतिमान समाज बना सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति में ये सब चीजें मेंशन की गई हैं। अब हम लोग पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अब जो भी आने वाले कंपटीशन है, चाहे वो पीसीएस का हो, आईएएस का हो, या जो भी कंपटीशन चाहे बीयू के हो जो होंगे, और अगर उसमें जीएस से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो नई शिक्षा नीति के बिंदु जरूर उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत हमें क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो हमारे कंपटीशन के उससे भी बहुत हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। तो हम अगर पहले पॉइंट की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो मंजूरी मिली है, इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदलकर वो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और अब भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखना है कि पहले इसको हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और इसके जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं चलाई गई है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई है उस पर। तो यहां पर नई शिक्षा नीति जो एनईपी देश दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछली एनईपी 1986 में बनी थी, यह हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि पिछली एनईपी कब बनी थी। तो पिछली एनईपी 1986 में बनी थी, जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। वर्तमान एनईपी की यह बड़ी विशेषता है कि इस एनईपी को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। इसके लिए देश के
2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह ली गई। शिक्षाविदों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के 2 लाख से अधिक सुझावों पर मंथन करने के बाद इस शिक्षा नीति को हमारे समक्ष पेश किया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई। याद रखना है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगा, कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया, यानी कि जो परामर्श लिया गया इतने लोगों से, वो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये सब प्रक्रिया चलती रही। अब यहां पर अगर हम लोग उच्च शिक्षा में ये बदलाव किए गए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे देश में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है, हमें मालूम होना चाहिए, और उनका सकारात्मक और अधिकतम उपयोग करने के लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य है। ये हमें ध्यान रखना है कि 2035 तक 50%। फिलहाल ये लगभग 27% है। इसके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है कि निजी संस्थाओं में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैपिंग का प्रावधान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक एवं सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा, जिसमें यूजीसी समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा। इससे उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक सम्मिलित और समग्र नीति बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। तो देश को उच्च शिक्षा की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनईपी के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन की भी जरूरत होगी। अब जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जीडीपी का, जो 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी का 6%, जो अभी जो है वो 4.43% है। तो ये सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि कितना जो है उसका लक्ष्य रखा गया है और कितना अभी जो है दिया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो समग्रता में देखें, तो उच्च लक्ष्यों वाली एनईपी 21वीं सदी में भारत की जरूरतों, चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम साबित होगी। बस इसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो जाए। यानी कि उस शिक्षा में ये बदलाव जो किए गए हैं उसमें और भी चीजें जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, उस शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, यानी कि कई बार कोर्स को छोड़कर दोबारा शुरू कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो कई बार कोर्स को हम छोड़ते हैं और उसके बाद उसको दोबारा शुरू करते हैं। हमने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर हो गया, हम छोड़ दिया, उसके बाद फिर हम चाहें तो कोर्स में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि हम छोड़ सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और जब चाहें उसकी एंट्री ले सकें। 5 साल के कोर्स वालों को एमफिल में छूट दी जाएगी। जो 5 साल का कोर्स करे होंगे उनको एमफिल में छूट मिलेगी। कॉलेज के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी, यानी कि जब ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स उस कॉलेज की क्वालिटी का एवोल्यूशन कर लेंगे, तब उस एक्रेडिटेड कॉलेज को ही ऑटोनॉमी प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन। मेंटरिंग मतलब परामर्श देने के लिए अब एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी। उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को खत्म किया जा सके। जो अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको कि उस शिक्षा में एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो उस शिक्षा के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती थी। जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया आपको कि जैसे यूनिवर्सिटी यूजीसी होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद AICT होता था, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आदि को समाप्त करके पूरे देश में उस शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी। तो ये सब चीजें जो है उस शिक्षा में भी जो बदलाव किए गए हैं वो ये सब हैं। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हुए हैं। तो पहला है, जैसे MA के बाद सीधे PhD कर सकेंगे छात्र, ठीक है। शिक्षा नीति में बड़े बदलाव, सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी, मतलब मेन है। जैसे आजकल हम लोग जो है प्रेरणा लक्ष्य सुन रहे हैं, प्रेरणा लक्ष्य हमें याद भी हो गए। प्रेरणा लक्ष्य से रिलेटेड हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। IVRS से कॉल आती है, लखनऊ से कॉल आती है, हमसे पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं भाषा और गणित पर जोर दिया जाता है। तो इसलिए
सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी, हमें यह चीज भी ध्यान रखना है। 4 साल की डिग्री लेने वाले 1 साल में करेंगे एमए। 5वीं तक के छात्रों को मात्र स्थानीय राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट्स है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। आगे वाली स्लाइड्स में हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम, 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। क्या है वो भी हम समझेंगे आगे की स्लाइड में। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म, लागू होगी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझे क्या है ये बेसिक शिक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको ये पैटर्न जरूर समझना चाहिए कि 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब हमारे देश में जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, अब यहां पर एक हिस्सा यानी कि 3 से 8 साल बच्चे की जो एज होती है वो 3 से 8 साल, ये एक हिस्सा। तो हमें ये समझना है कि बच्चा जो है, जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, सबसे पहले नर्सरी में उसका एडमिशन होता है, फिर वो LKG में जाता है, फिर UKG में जाता है, उसके बाद फर्स्ट में आता है। तो इन्होंने जो यानी प्राइमरी स्कूल 1 से लेकर 5 तक होते हैं, उससे पहले का जो हिस्सा है प्री प्राइमरी, वो उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र को माना है। यानी कि बच्चा जो है नर्सरी, LKG, UKG के बाद फर्स्ट और सेकंड, ये 5 जो ये पैटर्न दे रखा 5, ये इसको फॉलो करेगा। फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, यानी कि तीसरी से 5वीं तक 3, 4, 5, ये दूसरा हिस्सा यानी 3। उसके बाद और इसकी जो एज है वो हमें ध्यान रखना 8 से 11 है। 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा। फिर जब बच्चा जो है 6, 7, 8 कक्षा में होगा तब उसका तीसरा हिस्सा होगा, और ये एज की एज जो होती है वो 11 से 14 होती है। और 9वीं से 12 तक आखिरी हिस्सा, यानी कि उसकी एज 14 से 18। 9वीं का मतलब 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, यानी कि ये 4। जो ये पैटर्न है वो अब क्लियर हो गया होगा आपके कि 5 क्या है, 3 क्या है, फिर 3 क्या है, फिर 4 क्या है, और उसमें क्या उन्होंने एज को किस तरीके से डिवाइड किया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज। तो पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर अगर हम लोग एक्टिविटीज आधारित शिक्षण होगा, ये अगर इस पाठ्यक्रम की बात करें तो ये एक्टिविटीज आधारित होगा। इसमें बच्चों पर ज्यादा जबरदस्ती नहीं की जाएगी, नहीं तुम्हें आप ये लिखना है, ये पढ़ना है, मतलब वो एक्टिविटीज आधारित होगा। हम उनको एक्टिविटी कराएंगे, उसके आधार पर ही वो सीखेंगे। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। तो यानी कि जो पहला स्टेज है वो इस तरह से फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा, और इस तरह से वो चीज पूरी होगी। प्रिपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। ये हमें स्टेज भी याद रखना है कि उन स्टेज के नाम क्या क्या है, तो हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि जो दूसरी स्टेज है, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसमें किस तरीके का पैटर्न होगा पढ़ाई का। एक्टिविटीज आधारित पढ़ाई होगी। जो हमारे बच्चों का सेकंड पैटर्न है, ठीक है, 3 से 5 वाला, उसमें किस तरीके की पढ़ाई होगी, उसमें विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौशल विकास कोर्स कब से शुरू होंगे। तो हमें याद रखना है कि कौशल विकास कोर्स जो है 6 से 8 तक की कक्षाओं में की जो पढ़ाई होगी उसमें ये कौशल विकास के कोर्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। ये मिडिल स्टेज है। अब सेकेंडरी स्टेज क्या है? कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी बच्चे की। अच्छा, पहले क्या व्यवस्था थी? पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी,
कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। तो ये बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, और जिनको हम सबको समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा नीति में बदलाव, हायर एजुकेशन करने वालों के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। अब यहां पर हम लोग बात करें, नई शिक्षा नीति को समझना है मुझे। जैसे यहां पर SSRA, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। एक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी, और उसका जो चीफ होगा वो विभाग, शिक्षा विभाग से ही जुड़ा होगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा, 2 ईयर बीएड होगा और 1 ईयर बीएड होगा। ये इस टाइप के कोर्स चलेंगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा ये 12th के बाद होगा। इंटर जो बच्चे कर लेंगे वो 4 साल का बीएड का कोर्स कर सकते हैं। 2 ईयर वाला जो ग्रेजुएशन कर लेंगे उनके लिए 2 ईयर का हो जाएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे उनके लिए ये कोर्स 1 ईयर का हो जाएगा। टैट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल तक जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उसमें टैट कंपलसरी लागू किया जाएगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, जैसे बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनसे हटेंगे शिक्षक, मिड डे मील एमडीएम से हटेंगे, ड्रेस आदि से भी शिक्षक को हटाया जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है और ये होना भी चाहिए, जिससे कि टीचर का फोकस सिर्फ जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे हो, बच्चों को सिखाने पर हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा, आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होंगे, जो प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाया जाएगा, जो आंगनवाड़ी केंद्र उनको मजबूत बनाया जाएगा। नए प्री स्कूल खोले जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा के साथ उसका लिंक किया जाएगा। यानी कि जब बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी उन 3 साल आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ लेगा, उसके बाद वो कक्षा 1 में यानी प्राइमरी स्कूल में आएगा, तो वो दोनों को लिंक कर दिया जाए और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विचार किया जाएगा। यानी कि उन केंद्रों में भी, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इस तरीके का कोई विचार करने की उनकी योजना है। इस तरीके से वो विचार किया जाएगा, यानी कि उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा जिससे कि उनको मध्याह्न भोजन मिल सके। अब यहाँ पर लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं है। इसमें सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव होगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू होंगे। इस तरीके के ये बदलाव हमारी नई शिक्षा नीति में किए जा रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट होंगे और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद कर दिए जाएंगे, पदोन्नति पर ही होंगे। जब ट्रांसफर होंगे, जब यानी कि एक स्कूल से जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तभी वो दूसरे स्कूल में जा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ वहीं स्कूल में ही रहता है, इस तरीके से कुछ आगे योजना है सरकार की कि वो जो है ग्रामीण इलाकों में जो है, जो टीचर्स जो है दूर से जाते हैं या बाहर शहरों के दूसरी जगह जनपदों में कार्य कर रहे हैं, उनको उनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था की जाएगी। टीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन जो है उसको 12 या 18 वर्ष तक की आयु के लिए लागू किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट्स है। मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अब क्या व्यवस्था सरकार करेगी कि मान लो अगर जो मिड डे मील दे रही है उसमें हेल्थी ब्रेकफास्ट को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। इसमें जो है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी, यानी कि जो बच्चे जिस जनपद में या जिस परिवेश से आए हैं उस परिवेश की भाषा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। स्थानीय भाषा में भी हम लोग शिक्षा देंगे। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पूरे देश में एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी
जो ये सब चीजों पर नजर रखेगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। मान लो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमने फर्स्ट ईयर कर दिया, उसके बाद हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने उठाकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय, बीएड स्नातक के बाद 2 वर्ष और स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ये चीज मैं अभी इससे पहले वाली स्लाइड में क्लियर कर चुका हूं। स्कूली शिक्षा में अन्य अहम बदलाव जो किए गए वो हमें समझना है और ये ध्यान भी रखना है। मैंने बताया था जो टीचर्स हमारे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव कब से कब तक किए गए ये सब समझना चाहिए, उनके नोट्स बनाना चाहिए। ये उनके कंपटीशन में भी आएंगे और वैसे भी बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी साथियों को ये नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। जैसा मैं अभी इससे पहले स्लाइड में बता चुका हूं कि 6 से 8 तक वाली जो कक्षाएं होंगी उसमें प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी मिलेगी बच्चों को। तो ये ध्यान रखना है हमें। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। मतलब इस तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन हमें स्कूलों में कॉलेजों में ही दी जाएगी जिससे कि हम बेरोजगार ना बने। अभी जो पैटर्न है उसमें ये होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई भी स्किल, कोई भी ऐसा कौशल नहीं होता है जो हम हमारे लिए रोजगार मुहैया करा सके। तो अब जो इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया उसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चा हमारा जो है उसको स्कूल में ही अच्छी नौकरी, प्रोफेशनल यानी जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दे दी जाएगी जिससे कि उसको आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कैसे आसान होगी उसके बारे में बता दें आपको। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव भी दिए गए कमेटी के द्वारा, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना चाहिए, ठीक है, उसमें ये मतलब कराई जाएंगी। उसके बाद 2 हिस्से होंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। रट के वो लोग जो है बस क्वेश्चन याद कर लिए, उसके बाद जो है उन्होंने वो लिखा है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई शिक्षा के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। ये भी अच्छी बात है इस शिक्षा नीति में। और जो इसका लास्ट स्लाइड है दोस्तों, उसमें जैसे स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आंकलन, मैंने ये हेडिंग्स दी है। तो इसमें क्या है कि बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आंकलन किया जाएगा। एक वो स्वयं छात्र करेगा, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। एक स्वयं छात्र करेगा अपना आंकलन, दूसरा उसका सहपाठी यानी कि उसका दोस्त करेगा और तीसरा आंकलन उसका शिक्षक करेगा। उसके बाद नेशनल जो असेसमेंट सेंटर परख एक बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा और 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिया जाएगा और शिक्षा की मुख्य धारा से उसको जोड़ा जाएगा। वही बात मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अब हमें ये देखना है कि जितने भी ये चुनौतियां हैं, जो जरूरतें हैं, ये बस इनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से अगर हो जाता है तो ये नई शिक्षा नीति एक बहुत अच्छा, हम सभी के लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगी। और हम लोग अगर यहाँ पर बात करें नई शिक्षा नीति की तो इस तरीके से शिक्षा में जो मेन पॉइंट्स से क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें बदली हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के जरिए आपको बताया है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे कि आपको नए नए वीडियोस बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्राप्त होते रहे, मिलते रहे। और जो उसका पास में बेल आइकन उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। तो सब्सक्राइब करिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।